वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग अपनी डिस्कशन को जो इनइक्वालिटी के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं और बात करेंगे प्रेजेंट स्टेटस है क्या इनकम इनइक्वालिटी का इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर प्रेजेंट स्टेटस को देखते हुए हम ग्लोबली सारी कंट्रीज से इंडिया को कंपेयर करेंगे। एक ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे कि पूरे अर्थ पर ग्लोब पर इंडिया का स्टेटस क्या है व्हेन इट कम्स टू के इंडिया इनकम इन इक्वालिटी कितनी कम कर पाया है, या वो सेम रही है या वो बढ़ गई है पिछले कुछ डिकेड्स या पिछले कुछ ईयर्स में। इसके बारे में चलो जानते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट इस बुक में हमें दे रखी है। लेकिन जब पीटी 365 आएगा तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट के जो लेटेस्ट आंकड़े होंगे हम उसको लिख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको जान लेते हैं, ठीक है। जो इनकम गिनी कोफिशिएंट है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या बात करी थी कि कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। और शाइनी, हमें अगर किसी कंट्री को इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है तो उसको 1 के पास रहना चाहिए, 0 के पास जाना चाहिए, 0 के पास, यानी कि 1 से प्रोसीड करते करते हमें 0 की तरफ मूव करना है, राइट। तो इंडिया ने अपना जो गिनी कोफिशिएंट है इसको रिड्यूस कर लिया 0.352 पर। 2011 की जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया का गिनी कोफिशिएंट जो था वो था 0.368। तो 368 से 352 कर लिया। मैं लिख देता हूं यहां पर 0.368 से गिराते हुए इंडिया का गिनी कोफिशिएंट हो गया 0.352। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या ये अच्छी खबर है या बुरी या मनहूस खबर है इंडिया के लिए? अच्छी खबर है। तो ये चीज क्या इंडिकेट करता है अर्पित कि गिनी कोफिशिएंट अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या क्या हासिल हुआ है? इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है। हाँ, इनकम इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर कम हुई है। यानी कि मैं एक और कह सकता हूं ना, इससे पुअर और रिच का गैप क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? वो कम हुआ, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट में यह मेंशन करा गया था दैट देयर वर मेनी डेवलप्ड नेशंस, बड़ी सारी वर्ल्ड के अंदर ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं जहां पर इनकम इनइक्वालिटी इंडिया से भी ज्यादा है। सोच के देखो जरा, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री के पास स्टेटस जनरली क्या है, लीस्ट डेवलप कंट्री का, एलडीसी का, डेवलपिंग कंट्री का, या फिर डेवलप्ड कंट्री का, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उन कंट्रीज में, किसी कंट्रीज में एज कम्पेयर टू इंडिया। और कंट्रीज के आप नाम सुनोगे तो आपके होश उड़ जाने हैं। चाइना, क्या डेवलपमेंट की वहां पर कोई भी कमी है? बताओ जरा अर्पित। यूएसए, इजराइल, रशिया। ये इजराइल को हटा दो, सिर्फ इन्हीं तीनों पे अगर हम फोकस कर लें, एक बात बताना जरा, तीनों वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल पावर्स नहीं है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी है वहां पर। यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का बहुत ज्यादा फर्क है इन 4 कंट्रीज में। और भी कंट्रीज ऐसी डेवलप कंट्रीज, लेकिन इनमें है। और डेवलपमेंट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, जीडीपी ग्रोथ के मामले में, वर्ल्ड के ज्यादातर रिचेस्ट पर्सन के मामले में, मुझे एक बात बता दो, यूएसए किससे पीछे शाइनी? बताओ जरा। किसी से ऑलमोस्ट, मतलब काइंड ऑफ किसी से पीछे नहीं चल रहा है ना, काइंड ऑफ बराबरी पे चल रहा है, टक्कर से टक्कर। रशिया किससे पीछे है, चाइना किससे पीछे है, लेकिन फिर भी यहां पर ये वाली चीज है। तो यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, ये वाला जो रिपोर्ट का टाइटल और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको व्हेन इट, मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना, व्हेन इट कम्स टू एनी क्वेश्चन ऑन इनकम इनइक्वालिटी इन जीएस पेपर 3 या किसी आईआर के कंटेक्स्ट में अगर ये आए जीएस पेपर 2 में, या इसकी बात अगर पीएसआईआर में हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसकी बात अगर आपसे इंटरव्यू में हो, तो ये चीज़ आप वहाँ पर प्रेजेंट करना कि सर और मैम, ये तो हमारी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट हुई कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, बेसिकली सबके दिमाग में रशिया, चाइना, तो ये जो रशिया यूएसए तो घूमता ही रहता है। चाइना और इसराइल को इंक्लूड करके बहुत सारी कंट्रीज, यहाँ पर देखो एक्सेट्रा लिख रखा है,
उनमें से भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाया है। बड़ी सारी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो इनकम इनक्वालिटी है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। अब इंडिया से भी ज़्यादा है तो यानी कि अगर हम आंकड़ों के टर्म्स में बात करें तो यानी कि उन कंट्रीज़ का गिनी कोफिशिएंट इंडिया से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। क्वेश्चन बनाने वाला इस हद तक जा सकता है, जिस प्रकार के आजकल पेपर आ रहे हैं दोस्तों, लोग सिर्फ करंट 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 करते रह जाएंगे। स्टैटिक सब्जेक्ट की नॉलेज होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो लोग सोचेंगे लोग कि ये रिपोर्ट तो पीटी 365 में आई थी, मंथली करंट अफेयर मैगजीन के अंदर आई थी, लेकिन अब जो मैं स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो सोचेंगे यार ये तो कहीं पर भी लिंक्ड नहीं था, ये तो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया। अब स्टेटमेंट नंबर 1 अगर आपको ये आ जाए कि रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है सिंस 2019 कि चाइना का गिनी कोफिशिएंट जो है वो इंडिया से कम है। दूसरी स्टेटमेंट, रशिया का गिनी कोफिशिएंट इंडिया से ज़्यादा है। तीसरी स्टेटमेंट, यूएसए का गिनी कोफिशिएंट इंडिया से कम है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और सही है? आंसर करेक्ट इसका क्या है? 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली है ना। मैंने बोला ना कि चाइना का, मैंने बोला कि ज़्यादा, मान लो मैं एक स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ कि चाइना का ज़्यादा है, रशिया का कम है, यूएसए का ज़्यादा है। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब इसके लिए किसकी नॉलेज हमें चाहिए बताओ ज़रा? गिनी कोफिशिएंट का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? गिनी कोफिशिएंट के साथ साथ लॉरेंस कर्व का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाइना को देख लो, मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। चाइना को अगर आप देख लो, इंडिया का 0.352 है, ये है 0.386। यूएसए का 0.415, इसराइल का 0.389 और रशिया का 0.377। ये क्या सारे के सारे इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं कि कम है बताओ? ज़्यादा है ना। और इंडिया का गिनी कोफिशिएंट कम होना, इसका मतलब ये अच्छी बात कि बुरी बात? अच्छी बात है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जहां पर आपको एक दो क्वेश्चंस के अंदर जैसे बोलने वाला ही कह देगा दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लेफ्ट। क्यों भाई? जब नॉलेज दे रखी है, इकोनॉमिक्स बंदा पढ़ के नहीं आया, तो दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी लेफ्ट क्यों? नहीं होना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बात करते हैं इन वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट पब्लिश होती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी जाती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, जो कि पेरिस में बेस्ड है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है, यहाँ पर इसको बोला गया, इसको एक दर्जा दिया गया है, इट स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल रीजन्स। ठीक है। इनकम शेयर यहाँ पर जो टॉप 10% है, 10% लोगों का, वो 58% है। तो एक मुझे एक बात बताओ, जब पूरे के पूरे रीजन में टॉप 10% के लोगों के पास 58% इनकम है पूरे के पूरे रीजन और कॉन्टिनेंट की, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जैसे हम ये कहें कि दुनिया की सारी इनकम जो है वो 5% के पास है, 98% लगभग, और पूरी दुनिया के पास 2% है। ये अच्छी बात है वर्ल्ड लेवल पे, बुरी बात है? बुरी बात है। यहां पर इसका मतलब ये चीज क्या दिखाता है अर्पित, कि दुनिया किस चीज में फेल हो गई, या विभिन्न कंट्रीज किस चीज में असक्षम हुई? हाँ, इनकम इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, है ना। जो यूरोप है, यूरोप स्टैंड्स एज द मोस्ट इक्वल ऑफ ऑल द रीजन्स। ठीक है। यहां पर टॉप 10% पॉपुलेशन का जो इनकम शेयर है इट इज 36%। 58 से तो सही है कम से कम, है ना। उसके बाद अगर हम लोग और रीजन्स की तरफ देखें, लाइक यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर हमें सबसे ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है नेशनल इनकम के अंदर 2020 में, -6% एंड -7.6%। जबकि ईस्ट एशिया के अंदर जो एपी सेंटर था पेंडेमिक का, कौन से पेंडेमिक की बात चल रही है यहां पर?
कौन से पैंडेमिक की बात चल रही है? कोविड-19 2022 का है ना ये रिपोर्ट, इस वजह से। तो इट वॉज एबल टू मेंटेन इट्स 2020 इनकम लेवल, ठीक है, 2020 इनकम के 2019 के लेवल पर ये मेंटेन कर पाए थे। 2019 में क्या था? क्या कोविड आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना, ईस्ट एशिया जहां पर जो एपिसेंटर था पैंडेमिक का, इट वॉज एबल टू मेंटेन इट्स 2020 इनकम, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 2019। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जैसी लोगों की इनकम पहले थी तो वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई, जबकि यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल इनकम के अंदर ड्रॉप हुआ है 2020 में। हमारी कंट्री इनमें से कहां आती है? कौन से रीजन के अंदर? यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, कहां पर आएगी हमारी कंट्री? साउथ एशिया, यहां पर, ठीक है, साउथ एशिया। उसके बाद इंडिया की बात करी गई इस रिपोर्ट के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक लाइन लिखी गई, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज, जहां पर टॉप 10% हिंदुस्तानियों के पास हिंदुस्तान की 57% इनकम है, जबकि बॉटम 50% हिंदुस्तानियों के पास सिर्फ हिंदुस्तान की 13% इनकम है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्रीज में से एक बताया गया, इंडिया को उस बास्केट के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर रखा गया। और भी बात, इनकम इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर आज के समय में जितनी, देखो ये लाइन देखो जरा, ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी जितनी इनकम इनइक्वालिटी नहीं थी ना, इनकम के टर्म्स में जितनी असमानताएं नहीं थी, आज की सिचुएशन ब्रिटिश टाइम से, ब्रिटिश एरा से, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम से भी ज्यादा खराब है। ब्रिटिश रूलर्स के टाइम पर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब, जब ब्रिटिश क्राउन वगैरह रूल कर रहे थे, इनके टाइम पर टॉप 10% जो थे, दे रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 50% नेशनल इनकम, जो कि आज के समय में कम है। क्योंकि आज कितनी है? अभी अच्छी बात तो नहीं थी ब्रिटिश रूलर्स के टाइम पर, लेकिन ये कम होना चाहिए ना। लेकिन आज टॉप 10% ऑफ हिंदुस्तानियों के पास देश की 50 नहीं, 57% नेशनल इनकम घूम रही है उनके पास। ठीक है, ये तो हो गई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। कौन पब्लिश करता है इसे? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो कि पेरिस के अंदर बेस्ड है, प्राइवेट रिपोर्ट है यानी कि। अब बात करते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट 2022 की। ऑक्सफैम रिपोर्ट जो 2022 की थी, उसका टाइटल था इन इक्वालिटी किल्स। हर साल टाइटल आता है, और उसके मतलब हर साल रिपोर्ट जो आती है उसके अलग अलग टाइटल्स होते हैं। तो जो अगर प्रिम से पहले अगर आपको ये जो रिपोर्ट आएंगी, और ऑब्वियस ही बात है मेंस एंड इंटरव्यू से पहले भी, तो आपको उसको अपग्रेड करते रहना है। जितनी यहाँ दे रखी है उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से कुछ आंकड़े या कुछ इस रिपोर्ट में कुछ इंप्रूवमेंट है या डाउनफॉल है या सिमिलर चीज मेंटेन है, तो यहाँ पर बगल में स्टिकी नोट्स लगाते लगाते इसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया? इस रिपोर्ट ने एम्फसाइज करा ऑन द स्टार्क, बहुत ज्यादा गंभीर, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी, जो कि इनकम डिस्पैरिटी आज तक दुनिया में चली आ रही थी, वेरियस रीजन्स में विटनेस भी थी, लेकिन ये रिपोर्ट ये बोलती है कि ये इनकम डिस्पैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, इसको हवा लग गई कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी। समझ रहे हो ना? इनकम की टर्म्स में लोगों के बीच में असमानताएं पहले भी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से उस जलती हुई आग में कोविड-19 ने घी डालने का काम करा। जब से कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ है, जो इनकम है, वेल्थ है वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट मैन की, वो डबल हो गई है तब से। सोचो जरा, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद से बहुत सारे परिवारों की स्थिति जो है हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप आसपास देखो, वो बिगड़ गई है कि सुधर गई है, या फिर वो रिच ही रिच हो गए हैं? बिगड़ गई। अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां पर रुक जाऊं जरा,
और मैं ये अगर आपसे पूछूं, ऐसा क्यों टॉप 10 रिचेस्ट मैन की जो इनकम है वो डबल कैसे हो गई? इन सबके जो बिजनेस थे, क्या मैं ये कह सकता हूं टॉप 10 रिचेस्ट मैन जो है ये बड़े सारे मेडिकल एजेंसीज को भी एड देते होंगे, प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट मेडिसिन सेंटर्स खोल रखे होंगे, सैनिटाइजर्स बनाने के काम भी होंगे। कोविड-19 के टाइम पर जैसे जेफ बेरोज है, जो क्या नाम है उसका, अमेजन के फाउंडर का यही नाम है ना, क्या ऑनलाइन डिलीवरी ये बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी कोविड के बाद और कोविड कोविड के टाइम पे? क्या इसका फायदा हुआ है? यानी कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जो उथल पुथल हो गई और जो भी उनकी नीड्स कोविड के टाइम और कोविड के बाद जो आई, क्या ये जो टॉप 10 रिचेस्ट मैन जो भी काम धंधा वर्ल्ड में अलग अलग बिजनेस चलाते थे, क्या उन बिजनेस को बढ़ावा मिला या वो बिजनेस सफर करें हैं? बढ़ावा मिला है। बट जो इनकम है 99% ऑफ द सिविलाइजेशन की बात यहां पर क्या हो रही है, देख रहे हो? वर्ल्ड सिविलाइजेशन की ये और बद से बदतर हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ये रिपोर्ट कह रही है सब कुछ, ठीक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट, कंटेक्स्ट मत भूलना। उसके बाद ये रिपोर्ट और भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करती है। जो इनकम है 84% ऑफ द हाउस होल्ड की इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन हो गई है 2021 में, 84%। बट द नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर्स ये इंक्रीज हो गए हैं। 102 हिंदुस्तानी ऐसे थे पहले जो बिलियनर्स थे, अब 142 हो गए। थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड हिंदुस्तान में देखने को मिल जाएंगे आपको। और जस्ट हम चाइना से पीछे और यूएसए पीछे हैं, बस सोचो जरा। यानी कि रशिया भी हमसे पीछे है, फ्रांस भी हमसे पीछे है, इसराइल भी हमसे पीछे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हमसे पीछे है बिलियनर्स के मामले में। सोचो जरा, हम अपने आसपास हिंदुस्तान में कितने परिवारों को उजड़ते हुए, उनकी इनकम सफर करते हुए, लोन का बर्डन, इसका बर्डन, घर गिरवी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितनी सारे हमने खबरें सुनी। लोगों ने पूरी की पूरी इनकम लुटा दी हॉस्पिटलों के इलाज में, फिर भी नहीं बचा पाए अपनों को। हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ये रिपोर्ट ये वाली लाइन मतलब बोलेगी। ये तो एक हिडन बात हुई ना कि जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं था कि बिलियनर्स बढ़ गए, बल्कि 40 बिलियनर्स नए ऐड हो गए हिंदुस्तान की बिलियनर्स की लिस्ट में। और हमने दुनिया की सारी कंट्रीज को पीछे पछाड़कर थर्ड रैंक हासिल कर ली बिलियनर्स के मामले में। लेकिन ये जो एक ऐड हुई है लिस्ट, ये अच्छा संकेत है क्या? अगर सबको लेकर साथ चले हम लोग, सबका साथ सबका विकास के नारे को अगर लेकर साथ चले, तो बताओ ये अच्छी बात है क्या? हम इसके ऊपर प्राउड फील करेंगे मयूर कि बिलियनर्स बढ़ गए हमारे देश में? भाव इसका फायदा लेकिन क्या वर्गों को मिल रहा है बिलियनर्स बनने का? बहुत कैसे? बहुत कम लोगों को कैसे? पहले बोलो तो कि सब सिर्फ सिर्फ तो इन्हीं को मिल रहा है। और चलो ये टैक्स पे कर भी देंगे, ठीक है, ज्यादा बिलियनर्स मिल रहा है, ज्यादा टैक्स सरकार के पास। लेकिन कोविड के बाद से क्या कुछ भी बेनिफिट दिखा? मतलब ऐसा कि असमानताएं कम हो जाएं, बिलियनर्स ऐड हो रहे हैं तो असमानताएं कम होने लगे, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो जाए, उनके घर बन जाए, मकान बन जाए, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज हो गया बिलियनर्स ऐड होने की वजह से हमारे देश में लोगों का। 200 करोड़ की आबादी को किसी ना किसी फॉर्म में फायदा मिला है 40 नए बिलियनर्स ऐड होने का। ऐसा कुछ है क्या? तो यहां पर तो 40 बिलियनर्स ऐड हो गए कोविड-19 के टाइम पे, लेकिन 4.6 करोड़ से भी ज्यादा जो हिंदुस्तानी है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2020, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना था। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, दिस रिप्रेजेंट्स नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। यानी कि दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब या लगभग आधे गरीब कहां देखने को मिलेंगे 2020 में या उसके बाद? हिंदुस्तान के अंदर। तो लो, ये वाली बात के ऊपर जो ये तारीफ है, 40 बिलियन ऐड कर दिए, क्या इस वाले फैट ने गोबर नहीं कर दिया ऊपर वाले फैट के ऊपर? ये अच्छी बात है। द शेयर ऑफ नेशनल वेल्थ, देश की जितनी आमदनी होती है, बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 6% है, सिर्फ 6%।
ठीक है, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बोला था। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं इनकम इनक्वालिटी के, ये तो बहुत ईजी से इम्पैक्ट है। अमीर अमीर बनते चले 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 जाते हैं और गरीब गरीब बन जाते हैं। एक कॉन्टिन्यूस क्लास कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स में। और इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है देश के अंदर। कैसे हो सकती है? जब इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो क्राइम रेट वगैरह ज़्यादा बढ़ेंगे, लोग इन्फ्लेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेक्शन होगा हैव नॉट्स वाला, उनकी अफोर्डेबिलिटी पावर खत्म हो जाएगी, राइट? तो जब वो सड़कों पे आएंगे तो सरकार क्या वही वाली बनकर आएगी? ये श्योर शॉट है क्या? और हर एक सरकार के लिए फिर एक यही मुद्दा नहीं हो जाएगा क्या? इसलिए लिखा हुआ यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं सरकार के द्वारा इनकम इनक्वालिटी को कॉम्बैट करने के लिए? लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो जमीन सबको इक्वल तरीके से बांटी जाए। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर बड़ी सारी चीजें आती है, जल्दी मुझे नाम बताते जाओ। व्हाट काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आज तक लिए गए हैं? आज तक एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ मेहरबारी एंड रेतवारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग, है ना, कि 7% लैंड ओन नहीं कर सकता। उसके बाद कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है? जल्दी मुझे बताओ। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पहले चैप्टर के अंदर बताया था, किसी एक कंपनी का राज होना, है ना। ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी एक ही कंपनी जो ये बोले कि हम ही व्यापार करेंगे इसके अंदर, या एक ही प्रोडक्ट का व्यापार होगा। और इस चीज को रोका गया थ्रू MRTP एक्ट। अब ये एबॉलिश हो गया है, लेकिन अब एक कॉम्पिटिशन एक्ट चलता है। और आपको कमीशन पता होगी हमारे देश में, जो कि फेयर इंडस्ट्रीज फेयर वे में परफॉर्म करती रहे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी धांधलेबाजी या टैक्स की चोरी वगैरह ये सब ना करें, और वो फेयर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें देश में जब भी अगर वो बिजनेस को कर रहे हैं। आपने एक नाम पक्का सुना होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट इसका, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। और ऐसी नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह को देखने के लिए, जो कि कंपनीज के प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स में होते हैं, इसके लिए कौन सी बॉडी है मयूर? रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए कौन सी बॉडी हमारे देश में? क्रिप्टो अब लीगल हो गया है, कौन सी बॉडी है? बताओ। अभी कोई मॉनिटर नहीं कर रहा उसको, अभी कोई मॉनिटर इन द सेंस कोई बॉडी नहीं कर रही है वाला मॉनिटर। सरकार के एक्ट्स वगैरह, RBI के कुछ कुछ स्टेटमेंट सब आ जाती हैं, तो उसके लिए से क्या? नहीं नहीं नहीं, सेबी नहीं कर रही है, क्योंकि नहीं, अगर सेबी कर रही होती ना तो ये जो कॉइन स्विच, कुबेर या जो डेल्टा एक्सचेंज वगैरह ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मयूर यहाँ पर लिखा चला आता कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स कुछ बन जाते हैं ना, अभी नहीं है, ठीक है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने करेंसी को डिसॉल्व कर दिया है और बिटकॉइन को अपनी करेंसी अपना लिया है? और वहां पर उस कंट्री के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर करेंसी किसी ने यूज करी बिटकॉइन के अलावा तो उस पर्सन को जेल में और उम्र कैद हो जाएगी उसको। देख रहे हो, वर्ल्ड में ये सब भी हो गया और शाइनी ट्रेड नहीं कर रही। एल साल्वाडोर, ठीक है। इस कंट्री ने अपना लीगल सिस्टम, लीगल टेंडर मनी की फॉर्म में हम पढ़ेंगे मनी इन बैंकिंग में, खत्म कर दिया है। और ये चीज़ अब आपको PT35 में इकोनॉमी में देखने को मिल जाएगी अब जब ये आएगा। और ऐसा नहीं है, देखो जो लोग ये बार बार सोचते हैं कि ट्रेडिंग की बातें आप करते रहते हो, बेटा तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये वाली बातें सिर्फ अर्पित, दिवजोत, मुझे, मयूर को, ऐसी लोगों को समझ में आ सकती हैं, क्योंकि बाकी लोग गंवार हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कौन से ईयर में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले 3 साल से? बताओ बताओ मयूर, कहाँ नहीं आ रहे क्वेश्चन? आ रहे कि नहीं आ रहे? NFT के ऊपर आ रहा है, क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें हैं वो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लाइक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या प्रोग्राम, कुछ भी कह लो, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अंडर डायरेक्ट टैक्स। अब मुझे ये बताओ, ये प्रो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि डायरेक्टली आपको अपनी इनकम पे मतलब पे करना पड़ता है, ठीक है, अलग से पे करना पड़ता है काइंड ऑफ। यहां पर इसको ऐसे डिफाइन करा जाता है, लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड बर्डन टू पे द टैक्स। फॉल्स ऑन दी सेम पर्सन। आपका ही वो टैक्स है और आपको ही पे करना है। तो आप कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो टैक्स, ये तो हर टैक्स के साथ होता है। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन ही होती है लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स इज ऑन वन पर्सन एंड बर्डन टू पे अ टैक्स इज ऑन अनदर पर्सन। कैसे? आपने चिप्स लिया, कुछ भी लिया, मूवी का टिकट लिया, तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है या सर्विस टैक्स जो है ना, कहीं पर भी आप खाना वाना खाने अगर वो गए हो, तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर है, आप बिल में इंक्लूड कर कर आ गए हो। अब वो रेस्टोरेंट वाले, सिनेमा हॉल वाले जाने कि वो आपके बिहाफ पर पे कर देंगे क्योंकि उन्होंने आपसे ले लिया है कुछ दिन पहले टैक्स। वो समझ रहे हो? तो यहां पर इसकी डेफिनेशन होती है लाइबिलिटी टू पे टैक्स फॉल्स ऑन वन पर्सन एंड बर्डन टू पे टैक्स फॉल्स ऑन अनदर पर्सन। ये डेफिनेशन होती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टैक्सेशन चैप्टर आने दो, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें। और टैक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर जो शेयर मार्केट के अंदर हम लोग वो करते हैं तो 1 लाख रुपए से जैसी आपकी आमदनी ऊपर हो जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए, फटाफट अपने स्विंग ट्रेड्स को बेच कर एकदम से दोबारा बाय कर लो, तो आप मतलब टैक्स दे पे करने से बच सकते हो। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ट्रिक होती है। हम ये सारी चीज़ें टैक्सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन वो वाली बातें जो हमारे कोर्स का पार्ट है, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी रेगुलेशन मार्केट्स भी और शेयर मार्केट भी हमारा एक चैप्टर है इसके अंदर। लेकिन वो चैप्टर्स टैक्सेशन शेयर्स की टर्म्स में, और ये जो रेगुलेशन वाला चैप्टर है ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आ सकता है जो ट्रेडिंग करते हैं, और किसी को समझ में नहीं आएगा, उसके पल्ले भी नहीं पड़ेगा वो चैप्टर। जिसने कभी ग्रो ऐप नहीं खोली, किसी पे धन पे अकाउंट नहीं बनवाया, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी, उसको ट्रेडिंग व्यू देखना नहीं आता, उसको शेयर खान के बारे में नहीं पता, वो कभी उन चैप्टर्स को नहीं समझ पाएगा आप में से। सिर्फ यही मेरा रीजन है कि मैं ट्रू आईएएस पे ट्रेडिंग की वीडियोस भी डालता हूं। मोर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड वेल पेइंग जॉब्स, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इससे भटकना मत, हम लोग ये पढ़ रहे हैं मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो मोर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन और वेल पेइंग जॉब्स, इससे हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है यार, क्योंकि यार ये पर्सन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अंदर हमें छोड़ दिया जाता है कब, कौन सी ईयर तक फ्री एजुकेशन, कब से कब तक है, 6 to 14। इसके बाद तो खुद ही संभालना है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जैसे अब ये हो गया है, आप लोग सारे के सारे स्कूल से पास आउट हो गए, छोटे भाई बहनों अगर आपके हो ना सीबीएसई के स्कूल में, तो आपको एक चीज पता होगी, आजकल स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के लिए ये जरूर चलता है अटल टिंकरिंग लैब्स, जिसके अंदर स्किल डेवलप करी जाती है आजकल बच्चों की। और बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है गर्मियों की छुट्टियों वगैरह के अंदर। लेकिन वही चीज है ना कि हमारे देश में इंट्रोड्यूस तो होती है, मतलब चीजें चल तो रहा होता है, लेकिन बस ये है कि ब्रेक ले लेना। जैसे हिंदुस्तान के लोग हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, कि शुरू शुरू में जोश में कोई भी चीज़ स्टार्ट करी फिर छोड़ दी, ऐसी वेरियस स्कीम्स हैं, वेरियस इनिशिएटिव्स हैं। छोड़ो उसको, आगे बात करते हैं। हाउएवर क्रिटिक्स की ये आर्ग्यूमेंट है दैट दीज वेरियस मेजर्स, दैट वेरियस अब मेजर जो कि ऊपर मेंशन है, इनका बहुत ही ज़्यादा कम इम्पैक्ट है इनकम इनइक्वालिटी को हमारे देश में रिड्यूस करने के लिए। तो कुछ और मेजर्स भी सजेस्ट करे जा सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, कि सुपर रिच जो लोग हैं, सुपर रिच कितने बिलियनर्स, और कितने बिलियनर्स हैं हमारे देश के अंदर, कितने, 142। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, भूल गए क्या, ये देखो 142, ठीक है। अच्छा, इनमें ना कंफ्यूज मत हुआ करो, ये वाले जो जैसे आंकड़े होते हैं ना, देखो ये वाले आंकड़े ना ऐसा नहीं है कि मुझे रातों रात याद हो गए या फिर बुक को पढ़ने की वजह से ही आपको याद हो पाएंगे, बार बार आपको इनके चिट्ठे बनाने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि याद आपको करने हैं,
देखो, अगर आप अपनी डेफ में वन ऑफ द सर्विस, जनरली सब लोग यही करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस, फिर आईपीएस या आईआरएस, और चलो अगर आईपीएस नहीं लिखोगे तो आईएफएस लिखोगे, लेकिन आईआरएस को भी प्रेफरेंस देते हैं। एक बात याद रखना, रैंक बहुत अच्छी अगर आ जाए और प्रेफरेंस नहीं लिखी होगी ना अगर उसकी, फॉर एग्जाम्पल आपने आईपीएस ये मिस कर दिया कुछ और डायरेक्ट आईआरएस डाल दिया, तो अगर 75 रैंक में आपको आईएएस नहीं मिला, 72 रैंक वालों तक को या वो मिला, तो आप ऐसा मत सोचना कि अगली सर्विस आपको आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस मिल जाएगी अगर आपने प्रेफरेंस नहीं दी है, डायरेक्ट आपको आईआरएस में डाल दिया जाएगा। या अगर ये भी नहीं भरी ओवर कॉन्फिडेंस में कि नहीं मेरे को तो सिर्फ आईएएस ही चाहिए, तो डायरेक्टली इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस के अंदर डाल दिया जाएगा, चाहे भली 75 या रैंक या 72 रैंक क्यों ना हो। अगर किसी ने प्रेफरेंस ही नहीं भरी है, आईएएस किया वो करके, ठीक है, तो इसको अगर रैंक 1 भी आ गई तब भी ये चीज़ मिलना मुश्किल है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है, किसी दिन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो भर ही नहीं रहा। प्रेफरेंस देने में क्या है, अगर तुम सारी सर्विस की प्रेफरेंस दे दो, जो भी तुम्हारी अच्छी रैंक आएगी वो फिर तुम्हारे ऊपर डिसीजन होगा ना कि आप किस सर्विस में जाना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सिंगल डिजिट रैंक और डबल डिजिट रैंक लेकर आते हैं, लेकिन उनको नहीं जाना आईएएस में, वो आईपीएस ले लेते हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस ले लेते हैं, वो इंडियन रेल ये भी ले लेते हैं, रेवेन्यू सर्विस भी ले लेते हैं। तो उसमें कोई ईगो रखने वाली बात नहीं है। हाँ, मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो आंकड़े हैं ये ऐसे ही मतलब वो ना करके याद ऐसे नहीं होते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ों का जिक्र ना वहाँ पर होता है, वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस इंडेक्सेस, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, जितनी भी हम सारी बातें पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव होते हैं। बस इसको पढ़ने के लिए इससे पहले स्टैटिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 1 फरवरी को जब ये 1 फरवरी नहीं 31 जनवरी को जब ये इंट्रोड्यूस होगा, बजट से एक दिन पहले आता है, उससे पहले आपका स्टैटिक जो सब्जेक्ट है ना, मनी एंड बैंकिंग तक, आई रिपीट मनी एंड बैंकिंग चैप्टर तक, अगर किसी की स्टैटिक नॉलेज बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक सर्वे उसके लिए हलवा है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर आता है, अगर किसी का स्टैटिक से वो प्रिपेयर्ड है, तो 1 फरवरी को जो बजट निकलेगा उसके अंदर सिर्फ स्कीम्स को देखना रह जाएगा, ठीक है। लेकिन स्कीम्स पे ना फोकस करते हुए स्टैटिक क्वेश्चन से कि बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एस्टिमेटेड एस्टिमेट्स क्या होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन निकलते हैं कि बजट को प्रेजेंट कौन करता है, बजट प्रिपेयर कैसे होता है, बजट को पेश कौन करता है, बजट के ऊपर जब वोटिंग होती है अगर वो फेल हो जाए क्या पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ये सारी बातें आती हैं। लोग ना सोचते हैं कि बजट पढ़ लो बैठ के। तो यहां पर टैक्सिंग द सुपर रिच बाय री इंट्रोड्यूसिंग इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ऊपर मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, डायरेक्ट टैक्स को मैंने आपको बता दिया, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, इससे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जल्दी बताओ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, एनी आइडिया? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए ना, उतना उतना आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो आने वाले सालों के अंदर आपका टैक्स भी बढ़ेगा। समझ गए? ऑब्वियस ही बात है, इफ यू आर अर्निंग $10 पर वीक, तो आपको टैक्स ऐसा तो नहीं है ना कि 10,000 साल का टैक्स दे दो। आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स ये जो लग रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर, आप जो गाड़ियां खरीदे जा रहे हो, घर बनवाते चले जा रहे हो, बिल्डिंग बनवाते चले जा रहे हो, बिजनेस प्रमोट करते चले जा रहे हो, फिर मुझे एक बात बताओ, $10 करोड़ पर वीक की इनकम के ऊपर ₹10,000 टैक्स लगेगा साल का, अर्पित? नहीं ना। अच्छा, अब आप ये कहोगे ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ये देखने को क्या मिलता है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी कितनी इनकम हो, किसको कितना टैक्स देना है? हर साल 1 फरवरी को, इस बार जब आप स्पीच सुनोगे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आप ये चीज देखोगे वहां पर कि वो बोलेंगी, एक आपने सुना होगा, इस बार आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, इनकम स्लैब्स आते हैं। वो बोलती ना, इतने से इतने इनकम इतनी तो इतना टैक्स लगेगा, इतने से इतने इनकम अगर किसी पर्सन की तो इतना टैक्स लगेगा।
और उसी में फिर हम बात करेंगे, वो स्पेशली एक चीज़ बोलकर जाती हैं जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर शेयर मार्केट में किसी को इतने से इतना पैसा हो रहा है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड या वो नहीं है, अगर वो वैसा है कोई पर्सन है जो कि बिजनेस करता है या कहीं जॉब करता है या कुछ भी करता है, तो उसके साथ क्या होने वाला है या फिर उसके लिए क्या होने वाला है। जैसे गोल्ड के लिए आता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, तो ये वाली चीज़ भी हम बात करेंगे। और इस बारी बजट बहुत यूनिक होगा क्योंकि बजट के अंदर इस बारी क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर भी बात होने वाली कि क्रिप्टो की इतनी से इतनी इनकम अर्निंग है तो उसके उसके स्लैब्स वगैरह क्या होंगे, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है अब इसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। दिस इज द न्यू रियलिटी। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। एंड डोंट वरी मयूर, तुम्हारे लिए हलवा होगा, तुम नाचते नाचते टीवी देखोगे। ठीक है, और बजट वाले दिन भी ट्रेड करने का एक अलग ही मजा होता है, मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ by encouraging labor intensive sectors and focusing more on agriculture and social protection schemes। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करा जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? एक ऐसी ग्रोथ देश में जिसका फायदा ऑल सेक्शन को लास्ट माइल डिलीवरी हो उस फायदे की, सभी लोगों को, पॉपुलेशन ए से लेकर पॉपुलेशन जेड तक, पॉपुलेशन जेड से लेकर पॉपुलेशन ए तक, सबको फायदा मिले, कोई वंचित ना रह जाए। और ये चीज कैसे करी जा सकती है? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को एनकरेज कर कर और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस कर कर और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स इन सारी वर्गों को देना। उसके बाद डेटा ट्रांसपेरेंसी और बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबको वो करना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताओ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। वेरी गुड। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक वन ऑफ द स्टेप्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने का। फाइनेंशियल इंक्लूजन होती क्या है? अगेन ये वाले कंसेप्ट जुड़े हैं आपस में, और पे दिख रहा है ना, रिलेटेड है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी ना इंक्लूसिव ग्रोथ से, है ना। अगेन यहां पर लास्ट माइल डिलीवरी की भी बात भी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वन ऑफ द स्टेप्स हैं। और डेटा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना मतलब क्यों? ताकि वेरियस स्कीम्स वगैरह जो गरीबों के लिए वगैरह बनाई जाती तो उसमें लीकेजेस ना हो और जो डिलीवरी हो वो फेयर मैनर में हो। ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस। अगर आप डेफिनेशन नहीं जानते हो, ये डेफिनेशन नोट डाउन करके आप लिख सकते हो। वेट अ मिनट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी और उन अवेलेबिलिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए सभी सेक्शंस ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी के बीच के अंदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि सरकार अगर कोई भी स्कीम, लोन प्रोग्राम, कुछ भी चीज़ें, अफोर्डेबल राशन, सस्ता अनाज, फ्री की कोई चीज़, फ्री लैपटॉप, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जो भी बांट रही है, तो उसके अंदर जितने सेक्शंस कवर हो सकते हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं है एंड दे आर एलिजिबल ऑल्सो, तो वो उस चीज़ से वंचित ना रह जाएं। ऐसा ना हो कि उसका लाभ उनको ना मिले। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े। वैसे हम बात करेंगे आगे, चैप्टर्स हैं पूरे प्रॉपर हमारे, डोंट वरी। ठीक है, अभी इसी चैप्टर के अंदर जॉबलेस ग्रोथ वगैरह ये सब भी आएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे मैंने आपको बताया ना, लास्ट माइल डिलीवरी फेयरली वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अक्रॉस सोसाइटी और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। इकोनॉमिक ग्रोथ इस प्रकार से हो देश में। आई रिपीट, इंक्लूसिव ग्रोथ का फंडा ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ देश की इस प्रकार से हो कि उस ग्रोथ के फायदे जो हैं, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के जो फायदे हैं
सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल मैनर में मिले, फेयर मैनर में मिले, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, फेयरली सभी सेक्शंस तक जाना, ये वाली बात फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी है, इंक्लूजन के कंसेप्ट में भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज की टर्म्स में, और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इस प्रकार से होनी चाहिए। मैंने इसलिए बोला रिलेटेड कंसेप्ट है। प्रूव हो गया? ठीक है। तो दोस्तों हमारा इस चैप्टर का नाम था पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी हमने खत्म कर लिया कंसेप्ट, इनइक्वालिटी हमने खत्म कर लिया कंसेप्ट। अब थर्ड पिलर के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आप में से कुछ समझ में ना आया हो या फिर से समझना हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। एनीवन? शाइनी मिसबा? अरे गूंगो बोलो, सालो बोलो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।